तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में। एक सिचुएशन इमेजिन करो कि आपका कोई फैमिली मेंबर हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज्ड है और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करते टाइम जब फाइनल बिल पेमेंट की बात आती है और आपने वहां पे इंश्योरेंस क्लेम के लिए अप्लाई किया और आपकी इंश्योरेंस कंपनी मना कर दे कि जी आपका क्लेम तो अप्रूव नहीं हो सकता या उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? मतलब कितनी डरावनी फीलिंग होगी कि 4-5 लाख रुपए का बिल आपके सर पे खड़ा है और इसीलिए आपने कैशलेस हॉस्पिटल चूज किया था कि सारी पेमेंट डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल को कर दे, आपके सर पे कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन के जो एक्सपेंसेस होते हैं उसका कोई बर्डन ना आए। और लास्ट मोमेंट पे इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया। मतलब आप तो परेशान हो जाओगे कि भाई अब 4-5 लाख रुपए कहाँ से अरेंज होंगे और वो पे किए बिना हॉस्पिटल डिस्चार्ज नहीं करेगा। भाई आप तो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के भरोसे थे कि जो भी हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंसेस या चार्जेस आएंगे वो सारे इसमें कवर हो जाएंगे, तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी पैसे वापस कर देगी या कैशलेस में डायरेक्टली सारी पेमेंट हॉस्पिटल को कर देगी, तो आपको तो कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। और उस भरोसे के बेसिस पे आपने एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट भी करवा ली, बट एम मोमेंट पे तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया। अब आप क्या करोगे? मतलब कितने नाइटमेयर की बात है। और शॉकिंगली ये एक सच है, लाखों लोगों के इंश्योरेंस क्लेम्स डेली बेसिस पे रिजेक्ट होते हैं पैन इंडिया लेवल पे, चाहे कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो। अब यहीं पे कैशलेस की जगह रीइंबर्समेंट का भी अगर प्रोसेस हो तो आपको तो 4-5 लाख रुपए वहां पे करने पड़ जाएंगे। चलो आपने पे भी कर दिए, किसी से बोरो कर लिए पैसे, क्रेडिट कार्ड के बेसिस पे पेमेंट कर दी या अपनी सेविंग से पेमेंट कर दी, और आप तो जी इस भरोसे में बैठे हुए हो कि इंश्योरेंस कंपनी जैसे ही आप क्लेम फॉर्म और सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे आपको सारे पैसे वापस कर देगी। लेकिन जब आपने अप्लाई किया क्लेम के लिए तो आपका क्लेम रिजेक्ट हो गया। आप सोचो आपने किसी से पैसे बोरो कर रखे हैं, आप उसको कैसे पे बैक करोगे? या अगर आपने अपनी सेविंग से दिया तो आपके तो 4-5 लाख रुपए उड़ गए। क्रेडिट कार्ड से भी अगर पेमेंट करी थी तो बैंक को तो वापस करना ही पड़ेगा 1 महीने के बाद। तो हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्शन कोई नई बात नहीं है, बहुत ही आम सी बात है और लाखों लोगों के क्लेम्स डेली बेसिस पे रिजेक्ट होते हैं। जो इंश्योरेंस सेक्टर को गवर्नमेंट बॉडी रेगुलेट करती है, IRDAI यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उनके एक रीसेंट डेटा के हिसाब से 2023-24 में ही करीब 11% हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स इंश्योरेंस कंपनीज ने रिजेक्ट कर दी। और जो क्लेम पे भी हुए उनमें भी पार्शियल पेमेंट के बहुत सारे केसेस होंगे जिनमें कुछ ही पैसे इंश्योरेंस कंपनी वापस करती है, बाकी के पैसे डिडक्ट कर लेती है। तो वो भी एंड यूजर पे बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन डालते हैं क्योंकि बची हुई अमाउंट तो आपके ही पॉकेट पे जाएगी। लोकल सर्कल्स के एक और सर्वे के हिसाब से पता चला कि अराउंड 50% ऑफ द हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स या तो रिजेक्ट हो जाते हैं या सिर्फ पार्शियली पे होते हैं। IRDAI के एक और रिसेंट डेटा के हिसाब से करीब करीब 15,000 करोड़ रुपए के हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम्स सिर्फ पॉलिसी कंडीशंस की वजह से इंश्योरेंस कंपनीज ने रिजेक्ट कर दिए थे और अराउंड 11,000 करोड़ रुपए के क्लेम्स इंश्योरेंस कंपनीज ने आउटराइटली रिजेक्ट कर दिए थे। अगर हम प्राइवेट सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो उनका इनकर्ड क्लेम रेशियो अराउंड 82.5% के आसपास है ऑन एन एवरेज। और अगर हम यहीं पे स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज की बात करें तो ऑन एन एवरेज यही फिगर उनके लिए करीब 64% के आसपास है। और बड़ी बात यह है कि साल दर साल ये बढ़ता जा रहा है, यानी क्लेम रिजेक्शन बढ़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग साल 2023 के मुकाबले साल 2024 में ये क्लेम रिजेक्शन करीब करीब 19% बढ़ गए थे। सोचो ऐसे क्लेम रिजेक्शन के कितने लाखों केसेस होंगे पैन इंडिया और इंश्योर्ड मेंबर्स पे कितना ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन पड़ता होगा इसकी वजह से। पर ऐसा क्यों होता है और क्या हेल्थ इंश्योरेंस लेने का फायदा भी है फिर, और साथ में क्या इसका कोई सोल्यूशन भी है, इन सब की बात करेंगे। आज की ये वीडियो हेल्थ इंश्योरेंस के बिगिनर और रेगुलर यूजर दोनों के लिए है, जहां आप ब्रीफली जानेंगे हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है और ये हमें लेना चाहिए या नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस की क्या कॉस्ट आती है और ऑप्टिमम प्राइस क्या होनी चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका क्लेम कभी रिजेक्ट ना हो, क्लेम के लिए अप्लाई करते टाइम किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए या किन गलतियों से बचना चाहिए ताकि आपका क्लेम कभी रिजेक्ट ना हो। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है क्योंकि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस को सही तरीके से लें तो वो आपके लिए एक फाइनेंशियल एसेट प्रूव हो सकता है और आपकी सेविंग्स और फाइनेंसेस को प्रोटेक्ट कर सकता है। तो चलिए चैनल इंट्रो रोल करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, जिन लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट ज्यादा डिटेल में नहीं पता है उनको मैं ये ब्रीफली समझा देता हूँ, क्योंकि आगे जब हम क्लेम रिजेक्शन से बचने वाले पॉइंट को डिटेल में कवर करेंगे तो वहां इस बेसिक नॉलेज की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। अगर आपको इंश्योरेंस के बेसिक्स के बारे में सारी नॉलेज है और आप वीडियो में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप अपने स्क्रीन पे दिख रहे टाइम पे स्किप कर सकते हैं। वैसे पूरा देखेंगे तो कॉन्सेप्ट ज्यादा बेटर समझ आएगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा प्लान होता है जो आप किसी भी जनरल इंश्योरेंस कंपनी या हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी से परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन, ऑफलाइन, डायरेक्टली या किसी एजेंट या ब्रोकर के थ्रू। ये इंश्योरेंस प्लान जनरली 1 साल के लिए वैलिड होता है और इस प्लान के अंदर जो लोग कवर्ड होते हैं
अगर उनको किसी भी मेडिकल इमरजेंसी या किसी भी मेडिकल रीजन या डिजीज या सर्जरी वगैरह के रीजन से अगर हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तो हॉस्पिटलाइजेशन के जो भी ट्रीटमेंट कॉस्ट वगैरह आते हैं वो ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करती है। यानी इंश्योरेंस कंपनी आपके जो भी हॉस्पिटलाइजेशन और ट्रीटमेंट के कॉस्ट होंगे उनको या तो कैशलेस बेसिस पे कवर कर देगी या तो रीइंबर्समेंट बेसिस पे कवर कर देगी। यानी इनडायरेक्टली आप ये मान लो कि आपके पैसे आपको वापस कर देगी जो भी आपने ट्रीटमेंट में खर्चे किए हैं। अब यहाँ पे जिस अमाउंट या जिस लिमिट का आप इंश्योरेंस लेते हैं, लेट से आपने 5 लाख रुपए तक की लिमिट वाला इंश्योरेंस प्लान ले लिया, तो ये जो 5 लाख रुपए है इसको हम सम इंश्योर्ड बोलते हैं। और इसके लिए जो आप इंश्योरेंस कंपनी को पैसे पे करेंगे इस प्लान को परचेज करने के लिए, लेट से 5 लाख के इंश्योरेंस के लिए लेट से आपने 10,000 रुपए आपने पे किया कि 1 साल के लिए आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी 5 लाख रुपए की लिमिट तक के लिए इंश्योर्ड मेंबर्स को कवर करेगी। तो ये जो 10,000 रुपए आपने इंश्योरेंस कंपनी को पे किए इसको प्रीमियम बोलते हैं। देखिए इंडियन मार्केट में 33 ऐसी जनरल इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज मिला के कंपनीज हैं जो कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में डील करती हैं और हेल्थ इंश्योरेंस ऑफर करती हैं। इसमें लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज नहीं आती और LIC नहीं आती है क्योंकि वो एक अलग इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, वो लोग हेल्थ इंश्योरेंस ऑफर नहीं कर सकते। इंश्योरेंस प्लान परचेज करने के बाद इंश्योरेंस कंपनी और आपके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है और इंश्योरेंस कंपनी उसके बाद आपको एक डॉक्यूमेंट देती है जिसमें आपकी इंश्योरेंस की लिमिट, उसका जो आपने प्रीमियम पे किया है वो, उसके पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, क्या उसमें कवरेज है, क्या नहीं कवर्ड है, सब कुछ डिटेल में लिखा होता है। उस डॉक्यूमेंट को हम पॉलिसी बोलते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी। और हर पॉलिसी का एक यूनिक इंश्योरेंस पॉलिसी नंबर होता है। अब देखिए ये काम कैसे करता है। लेट से किसी का हॉस्पिटलाइजेशन होना है, प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन है, कोई सर्जरी होनी है, राइट। तो दो तरीके हैं क्लेम लेने के। एक तो ये है कि इंश्योरेंस कंपनी के बहुत सारे हॉस्पिटल्स के साथ पैन इंडिया लेवल पे टाइप्स होते हैं जिनको हम उनके कैशलेस नेटवर्क्स बोलते हैं। तो उनमें से आप उनकी वेबसाइट पे या ऐप पे जाओगे तो आपको लिस्ट मिल जाएगी हॉस्पिटल्स की अपने सिटी वाइज। अगर उनमें से आप किसी एक हॉस्पिटल में जाके वही ट्रीटमेंट करवाते हो तो वहां पे आपको कैशलेस बेनिफिट मिल जाता है। यानी आप हॉस्पिटल में जाके अप्रोच करोगे, अपना इंश्योरेंस कार्ड और अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी आप शो करोगे तो वहां पे वो लोग कैशलेस बेसिस पे एडमिशन कर लेंगे। जो भी ट्रीटमेंट के कॉस्ट होंगे इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली हॉस्पिटल को पे कर देगी, आपको लार्जली उसमें पे नहीं करना होता और वो डिस्चार्ज के बाद आप घर जा सकते हो। दूसरा तरीका ये होता है कि आप लेट से वो हॉस्पिटल जिसमें आप ट्रीटमेंट लेना चाहते हो वो आपकी इंश्योरेंस कंपनी के नेटवर्क में नहीं है बट ट्रीटमेंट आप वहीं लेना चाहते हो। तो ऐसे केस में वहां पे आप अपने पॉकेट से सारे एक्सपेंसेस कर सकते हो, ट्रीटमेंट वगैरह ले सकते हो और डिस्चार्ज होने के बाद आप इंश्योरेंस कंपनी को अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे सकते हो और इंश्योरेंस कंपनी वो सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद आपके बैंक अकाउंट में पैसे रीइंबर्स कर देती है। हाँ, आपको हॉस्पिटलाइजेशन से पहले रीइंबर्समेंट में भी क्लेम रजिस्टर करना पड़ता है इंश्योरेंस कंपनी के बाद। उसके बाद आपको डिस्चार्ज होने के बाद सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वहां पे देने पड़ते हैं। तो ये दो तरीके हैं क्लेम्स के मेडिक्लेम इंश्योरेंस के अंदर। पर क्या हमें हेल्थ इंश्योरेंस की सच में जरूरत है या क्या हमें हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेना चाहिए? देखिए मेरा ये मानना है कि आपके लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान एक मस्ट है, आपको जरूर लेना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए एक फाइनेंशियल प्रोटेक्टर का काम करता है। हाँ, आप अपनी इनकम के हिसाब से छोटी या बड़ी लिमिट वाला प्लान अपने बजट के हिसाब से ले सकते हैं बट आइडियली आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। क्या है कि आज की डेट में मेडिकल इमरजेंसी कभी बता के नहीं आती। खुदा ना खास्ता किसी रीजन की वजह से अगर हॉस्पिटलाइजेशन करनी पड़ गई आपकी या आपके किसी फैमिली मेंबर की, तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती है जिनका एकदम ऑल ऑफ अ सडन पता चलता है और एकदम से लगता है कि भाई सर्जरी करवानी पड़ेगी या हॉस्पिटलाइजेशन करवा के हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा, घर पे ट्रीटमेंट नहीं हो सकता। अब आज की डेट में तो आपको पता है हॉस्पिटलाइजेशन के कॉस्ट, भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में तो चलो सस्ती ट्रीटमेंट होती है, सारी चीजें सस्ती हैं बट वहां पे क्वालिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है और ऊपर से पेशेंट के ऊपर कुछ ही अच्छे हॉस्पिटल होते हैं जहाँ ध्यान दिया जाता है, अदरवाइज लार्जली बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल है जहाँ पे ध्यान ही नहीं दिया जाता। तो वहां पे प्राइवेट हॉस्पिटल एक नेसेसिटी बन जाते हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल के आपको प्राइसेस पता ही है जो स्काई रॉकेटिंग हाई है। आज की डेट में एक मिड टू टॉप लेवल हॉस्पिटल की कॉस्ट ऑन एन एवरेज, अगर मैं रूम रेंट की ही कॉस्ट की बात करूं तो 5 से 10,000 रुपए होती है, किसी किसी केसेस में तो उससे भी ज्यादा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर तो सर्जरीज की जो कॉस्ट होती है वो लाखों लाखों में जाती है। एवरेज हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे 50,000 रुपए से लेके 15 से 20 लाख रुपए तक के भी हो सकते हैं, किसी किसी केसेस में तो उससे भी ज्यादा। तो ऐसी कोई अगर मेडिकल इमरजेंसी आ गई कि आपको या फैमिली मेंबर को अगर हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ गया तो वहां पे तो आपकी सारी सेविंग्स चली जाएंगी। या हो सकता है अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको बोरो भी करने पड़े, फिर वो पैसे कहां से वापस दोगे? क्योंकि मानो अगर 2-3 लाख रुपए की कॉस्ट आ गई या 4-5-10 लाख रुपए की भी अगर वहां ट्रीटमेंट की कॉस्ट आ गई तो आपके ऊपर तो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन पड़ गया। बहुत लोग को ऐसे केसेस में पैसे बोरो करने पड़ते हैं या अपनी प्रॉपर्टी भी बेचनी पड़ जाती है क्योंकि भाई जान है तो जान है। तो इसीलिए हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए मस्ट है। आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जरूर लेके रखना चाहिए। आइडियली बहुत सारे लोगों की तो जो लोग कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो खुद उनको इंश्योरेंस प्लान के अंदर कवर करके देती है।
तो अगर आपके पास कॉर्पोरेट प्लान है तो अच्छी बात है, बट एक इंडिविजुअल पर्सनल इंश्योरेंस पॉलिसी भी आपके पास होनी बहुत जरूरी है। अगर आप इंडिविजुअल लेके रखना चाहते हैं तो इंडिविजुअल लेके रखिए, या अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है तो आइडियली आपको खुद को, अपनी फैमिली मेंबर्स यानी आपकी स्पाउस, आपके बच्चे, आपके मदर फादर, इन सबको एक सिंगल प्लान के अंदर कवर करके रखना चाहिए। फैमिली फ्लोटर प्लान, लेट से आपने 3 लाख रुपए या 5 लाख रुपए का एक प्लान ले लिया, वो एक कॉमन लिमिट के अंदर आपकी सारी फैमिली कवर्ड है। तो इस तरह से आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान जरूर लेके अपना पर्सनल रखना चाहिए। जस्ट फॉर एन आइडिया, अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो लेट से आपकी एज अराउंड 30 के आसपास है, और अगर आप खुद को एक इंश्योरेंस प्लान के अंदर, एक इंडिविजुअल प्लान के अंदर कवर करना चाहते हो जिसकी सम इंश्योर्ड अराउंड 3 से 4 लाख रुपए के आसपास है, तो आपको ये एनुअली 6 से 7 हजार रुपए का प्रीमियम पे करके मिल जाएगा। यानी साल में 6 से 7 हजार रुपए एक बार पे करना होगा, और आपको एक साल के लिए 3-4 लाख रुपए का एक प्लान मिल जाएगा जिसके अंदर सिर्फ आप कवर्ड होगे। वहीं पे अगर आप एक हस्बैंड और वाइफ को सेम एज ब्रैकेट की सेम 3-4 लाख रुपए के प्लान में कवर करने की बात करो, तो उसका एनुअल प्रीमियम आएगा करीब करीब 10 से 12 हजार रुपए के अराउंड। और अगर इसी में आप 2 बच्चों को और 2 पेरेंट्स को भी कवर कर लो तो ऑन एन एवरेज 15 से 18 हजार रुपए के आसपास का प्रीमियम आएगा। तो अब एक बेसिक मैंने आपको हेल्थ इंश्योरेंस का आइडिया दे दिया है। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, क्लेम रिजेक्शन वाले पॉइंट की तरफ, और ये जानते हैं कि क्लेम रिजेक्ट होने के पीछे मेन रीजंस क्या होते हैं। देखिए, सबसे पहला रीजन है पॉलिसी एक्सक्लूजन्स। देखिए, इंश्योरेंस परचेज करने के बाद जो इंश्योरेंस कंपनी आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स देती है, उसमें आपके इंश्योरेंस रिलेटेड सारी चीजें, आपकी पर्सनल डिटेल्स, आपकी लिमिट, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस, क्या कवर्ड है क्या नहीं कवर्ड है, वो सारी चीजें बहुत ज्यादा डिटेल में लिखी होती हैं। हालांकि कुछ ऐसी इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं कि पॉलिसी लेते टाइम ही सारी इन्फॉर्मेशन अपफ्रंट ही डिस्क्लोज कर देती हैं, और कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जो मेन इन्फॉर्मेशन उस टाइम डिस्क्लोज करती हैं और बोलती हैं हमारे जो बाकी स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो एज पर पॉलिसी वर्डिंग्स होंगे जो आप डाउनलोड करके पढ़ लो। अब जैसे कि मैंने बताया कि पॉलिसी के अंदर डिटेल्ड स्कोप ऑफ कवर होता है कि कौन कौन से डिजीजेस कवर्ड हैं, कौन कौन से डिजीजेस किस किस लिमिट तक कवर्ड हैं। राइट, ऐसा नहीं कि आपने 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस ले लिया तो उसके अंदर हर एक डिजीज 5 लाख तक कवर्ड हो। कुछ एक चीजें फुल लिमिट तक कवर्ड होंगी, कुछ एक ऐसे डिजीजेस होंगे जहां पे सब लिमिट लगा होगा, मे बी 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए तक का। राइट, तो वो लिमिट्स प्रॉपरली मेंशन्ड होती हैं। उसके अंदर फिर कौन कौन सी चीजें नहीं कवर्ड होती हैं जो एक्सक्लूजन्स के अंदर आती हैं, वो भी डिटेल में मेंशन्ड होती हैं। कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो कंप्लायंसेस होते हैं जो आपको पॉलिसी के थ्रू आउट आपको कंप्लाई करने पड़ते हैं, जिसको हम कंप्लायंसेस या वारंटीज बोलते हैं। वो सारी चीजें उसके अंदर प्रॉपरली मेंशन्ड होती हैं। आपको क्लेम के टाइम क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सारी डिटेल्स उसमें डिटेल में मेंशन्ड होती हैं। कौन सी सर्जरीज या मेडिकल प्रोसीजर्स पॉलिसी के अंदर कवर्ड हैं, कौन से नहीं कवर्ड हैं, ये सारी डिटेल्स उसके अंदर आ जाती हैं। साथ में हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड कौन कौन से खर्चे आपकी पॉलिसी कवर करेगी, कौन कौन से जो मिसलेनियस चार्जेस होते हैं जो पॉलिसी नहीं कवर करेगी, ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन उसमें होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक्सक्लूजन्स की बात करूं, यानी जो चीजें नहीं कवर्ड हैं, उनमें एक दो अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, तो पॉलिसी लेने के बाद जो फर्स्ट 30 डेज होते हैं उसका एक वेटिंग पीरियड होता है। यानी पॉलिसी लेने के बाद आप पहले के 30 दिनों में क्लेम कर ही नहीं सकते पॉलिसी के अंदर, एक्सेप्ट अगर कोई एक्सीडेंट होने की वजह से मेडिकल इमरजेंसी आ गई है तो आप पॉलिसी के अंदर कवर कर सकते हो। अदरवाइज कोई भी टाइप की सर्जरी या कोई भी डिजीज फर्स्ट 30 डेज आप क्लेम नहीं कर सकते। फिर क्या होता है, नॉर्मली फर्स्ट 4 इयर्स का एक्सक्लूजन होता है कि अगर आपकी कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, पॉलिसी लेते टाइम या लेने से पहले अगर कोई डिजीज ऑलरेडी आपको है, राइट, तो वो आप इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर जनरली एक जो रूल होता है कि 4 साल तक आप कवर नहीं कर सकते। हालांकि कुछ कंपनीज होती हैं जो 2 या 3 साल के बाद वो कवर कर भी देती हैं, बट जनरली जो लार्जली एक रूल होता है कि फर्स्ट 4 इयर्स का एक्सक्लूजन होता है, वो आप कवर नहीं कर सकते। इस टाइप के बहुत सारे टर्म्स वगैरह होते हैं। फिर डेंटल सर्जरीज वगैरह पॉलिसी के अंदर कवर्ड नहीं होती। कोई कॉस्मेटिक सर्जरी या ब्यूटिफिकेशन रिलेटेड सर्जरी जो होती है, जो आप अपने लुक्स वगैरह इंप्रूव करने के लिए करवा रहे हो, राइट, वो चीजें कवर नहीं होती पॉलिसी के अंदर। फिर मोस्टली पॉलिसीज के अंदर ऐसी कंडीशन होती है कि कम से कम 24 घंटे का हॉस्पिटलाइजेशन होना चाहिए, तभी पॉलिसी ट्रिगर करेगी, तभी इंश्योरेंस पॉलिसी का क्लेम मिलेगा। हालांकि कुछ ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं जो 3-4 घंटे के अंदर भी हो जाते हैं, वो स्पेसिफिक एक लिस्ट होती है जिनमें ऐसे एक्सेप्शंस आपको मिलते हैं, जैसे कैटरैक्ट या मोतियाबिंद हो गया, राइट, इस टाइप की सर्जरीज हैं। बट अदरवाइज इस लिस्ट, ऐसी आपको जो लिस्ट मिलती है, इसको छोड़ के बाकी सारे प्रोसेसेस में मिनिमम 24 आवर्स की हॉस्पिटलाइजेशन मस्ट है। हालांकि आजकल कुछ ऐसी 2-4 कंपनीज आ गई हैं जिनके प्रोडक्ट में ये टाइम फ्रेम काफी कम कर दिया गया है। कुछ कंपनीज तो 6 से 12 घंटे के अंदर के भी हॉस्पिटलाइजेशन को कंसिडर कर लेती हैं। तो क्लेम रिजेक्ट होने का वन ऑफ द प्राइमरी रीजन तो ये एक्सक्लूजन है। लोगों को पता नहीं होता है कि उनकी पॉलिसी के अंदर एक्सक्लूजन वगैरह क्या है, राइट, और
अल्टीमेटली भाई एज अ लेमैन लोग तो ये सोचते हैं कि जो भी मेडिकल एक्सपेंसेस आएंगे वो हमारी इंश्योरेंस पॉलिसी कवर करके देगी। ट्रीटमेंट ले ली, क्लेम पॉलिसी के अंदर डाला, पॉलिसी के हिसाब से इंश्योरेंस कंपनी ने टर्म्स चेक किए, कोई भी चीज अगर एक्सक्लूजन में जा रही है आउटराइटली रिजेक्ट हो जाता है क्लेम। क्लेम रिजेक्शन का दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है मिस डिस्क्रिप्शन या मिस डिक्लेरेशन। देखिए जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेने जाते हैं तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी या आपका एजेंट आपसे आपके बारे में बहुत सारे स्टैंडर्ड कुछ सवाल पूछता है, लाइक आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है जिससे आपकी एज डिटरमिन होती है, आप कौन से सिटी में रहते हो, कितने का आप प्लान लेने वाले हो, राइट, आप अल्कोहल लेते हो कि नहीं, आप स्मोकिंग करते हो कि नहीं, आपकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री क्या है, कोई सर्जरी वगैरह पास्ट में हुई है, या आपको कोई एग्जिस्टिंग डिजीज है कि नहीं है। इस टाइप के बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं जो आपको फिल करके इंश्योरेंस कंपनी को देने होते हैं। उस इवैल्यूएशन के बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी आपकी एक रिस्क प्रोफाइल बनाती है और ये डिसाइड करती है कि आपको इंश्योरेंस कवर देना है कि नहीं देना है, अगर देना है तो क्या लिमिट देनी है और आपसे क्या प्रीमियम चार्ज किया जाना चाहिए। प्लस पॉलिसी के अंदर स्पेसिफिकली कोई ऐसी कंडीशन या वारंटी लगानी है कि नहीं लगानी है जो आपकी हेल्थ से रिलेटेड हो। अब मोस्ट ऑफ द क्लेम इस वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि प्रपोजल फॉर्म भरते टाइम या ये इन्फॉर्मेशन देते टाइम बहुत लोग बहुत सारी गलत इन्फॉर्मेशन दे देते हैं या इन्फॉर्मेशन छुपा लेते हैं, अपनी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री छुपा लेते हैं या अपनी करंट इन्फॉर्मेशन के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन वगैरह दे देते हैं। बिकॉज लोग तो नॉर्मली ये सोचते हैं अरे ठीक है ये नॉर्मली एक प्रपोजल फॉर्म एक फॉर्मेलिटी ये करके दे देते हैं, लोगों को पता ही नहीं होता है कि वो कितना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो ये एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन होता है क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन फॉर्म में चली जाती है, इंश्योरेंस कंपनी के रिकॉर्ड में आ जाता है, क्लेम के टाइम उस चीज से मैच किया जाता है, इन्फॉर्मेशन मिसमैच होने पे क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट रीजन है सबमिशन ऑफ इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन। अब देखिए कैशलेस वाले अगर आप सिस्टम में जाते हो क्लेम के लिए तो वहां पे तो चलो 99 टू 100% ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस हॉस्पिटल खुद ही कर लेता है, यानी कैशलेस क्लेम रजिस्टर करवा लेता है और जो भी आपकी ट्रीटमेंट रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं वो डायरेक्टली हॉस्पिटल का जो टीपीए डेस्क है वो इंश्योरेंस कंपनी को भेज देता है। उनके बीच में प्री ऑथराइजेशन और जो भी अमाउंट की ऑथराइजेशन वगैरह होती है वो आ जाती है, उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट हो जाती है। अगर कोई चीज वहां पे किसी चीज का अप्रूवल नहीं आ रहा है या कोई चीज नहीं कवर्ड है तो हॉस्पिटल आपको अपफ्रंट वहां पे बता देगा कि भाई ये चीज आपकी पॉलिसी के अंदर कवर्ड नहीं है, इसकी ऑथराइजेशन नहीं आ रही है, तो ये आपके अपने पॉकेट पे होगा। बट डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो लार्जली 99% तक हॉस्पिटल खुद ही कर लेता है, तो आपको ज्यादा उसमें डॉक्यूमेंटेशन में दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। बट वहीं अगर हम रीइंबर्समेंट क्लेम की बात करें तो उसमें क्या है कि भाई आपने क्लेम रजिस्टर करवा दिया, उसके बाद हॉस्पिटलाइजेशन हुई, सारी ट्रीटमेंट हुई, आपने सारे ओरिजिनल बिल्स सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ लिए, वो आप इंश्योरेंस कंपनी को सबमिट करोगे, इंश्योरेंस कंपनी उसको स्टडी करके उसके हिसाब से क्लेम सेटल करेगी। अब कई बार क्या होता है कि इंश्योरेंस कंपनी आपको एक लिस्ट देती है कि भाई ये क्लेम है, ये लाइन ऑफ सर्जरी या ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होनी, इसमें हमें ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपके हॉस्पिटल से, ट्रीटिंग डॉक्टर से ये लिखवा के दो, हॉस्पिटल के सारे बिल्स दो, आपकी जो भी टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह होंगी वो सारी होनी चाहिए, और भी जो आपके हॉस्पिटलाइजेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारी इंश्योरेंस कंपनीज मांगती है। कई बार लोग बहुत ही कैजुअली क्या करते हैं कि ध्यान दे पाते हैं डॉक्यूमेंट्स पे, नहीं दे पाते हैं। इनफैक्ट कई बार तो लोग इस कंडीशन में भी नहीं होते हैं कि एक एक डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कर पाए, क्योंकि भाई ऑलरेडी इस टाइम तबीयत खराब है, घर में लोग परेशान हैं, तो जो भी फाइल होती है एक स्टैंडर्ड उठा के वो इंश्योरेंस कंपनीज को दे देते हैं। अब उसमें से पता लगा कि इंश्योरेंस कंपनी ने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे वो आपने खो दिए या मिस हो गए या आपने कलेक्ट ही नहीं किया हॉस्पिटल से, राइट, तो वहां पे उन डॉक्यूमेंट की एब्सेंस की वजह से क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। यानी जो डॉक्यूमेंट्स इंश्योरेंस कंपनी मांग रही है क्लेम सारा उसी के बेसिस पे सेटल होना है, वो डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर इंश्योरेंस कंपनी के पास गए ही नहीं और क्लेम रिजेक्ट हो गया। ये भी बहुत प्रोमिनेंट रीजन है क्लेम रिजेक्शन के। कई बार इसमें ये भी होता है कि लेट से कोई हॉस्पिटलाइज हो रहा है किसी हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, वहां पे कोई सर्जरी वगैरह होनी है, अब उस पर्टिकुलर पर्सन को लेट से पैरों में पिछले 3 4 5 महीने से कोई प्रॉब्लम आ रही थी। अब उसने ये सोचा कि भाई चलो हॉस्पिटलाइजेशन हो ही रहा है, यहाँ पे सारी ट्रीटमेंट हो ही रही है, मैं पैर का भी एक्सरे करवा के देख लेता हूँ क्या इशू है उसके अंदर और उसकी भी ट्रीटमेंट ले लूंगा। अब क्योंकि आपकी मेन लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जिसके लिए आपने क्लेम रजिस्टर करवाया है वो आपका हार्ट रिलेटेड इशू है, राइट, अब उसके साथ अगर ये अपने पैर का भी आप एक्सरे करवा के उसके भी रिपोर्ट्स और उसके भी चार्जेस आप अपने इंश्योरेंस के अंदर क्लेम करने की कोशिश करोगे, वो भी रिपोर्ट्स वगैरह आप दे दोगे, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको कंसिडर नहीं करेगी। इनफैक्ट वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से ये लिखवा के दो कि ये क्यों आपने लेग रिलेटेड चीज करवाई जब ये हार्ट रिलेटेड चीज थी, मतलब इसकी क्या रिलेवेंस है यहाँ पे, क्योंकि उन इंश्योरेंस कंपनी के पास भी एक क्वालिफाइड डॉक्टर्स का पैनल होता है जो कि हर एक केस को हर एक क्लेम को अच्छे से एग्जामिन करते हैं और उनको पता होता है कि किस ट्रीटमेंट की जरूरत है किस ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, राइट। तो वहां पे अगर आप वो जस्टिफाई नहीं कर पाए तो वो भी क्लेम रिजेक्ट हो जाएगा, या स्पेसिफिकली वो जो आपने एडिशनल एक्सपेंस इनकर किए टुवर्ड्स दी लेग रिलेटेड पार्ट वो पॉलिसी से हटा दिया जाएगा, वो क्लेम आपको नहीं उस चीज का मिलेगा, बाकी भले मिल जाए वो वाली चीज नहीं मिलेगी आपको यहाँ पे। चौथा इंपॉर्टेंट रीजन है क्लेम रिजेक्शन का टाइमली एक्शन ना लेना।
देखिए, जैसे मैंने पॉलिसी के स्टार्टिंग में बताया, हर एक चीज की टाइमलाइन पॉलिसी के अंदर डिफाइंड होती है। यानी हॉस्पिटलाइजेशन के कितने टाइम फ्रेम के अंदर आपको क्लेम रजिस्टर करवाना है इंश्योरेंस कंपनी के पास, फिर ट्रीटमेंट के बाद जब पेशेंट डिस्चार्ज हो जाता है तो डिस्चार्ज के बाद कितने टाइम फ्रेम के अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स इंश्योरेंस कंपनी के पास सबमिट करने हैं। हर एक चीज के लिए टाइमलाइन डिफाइंड है। बहुत सारे लोगों से ये टाइमलाइन मिस हो जाती है और इसकी वजह से भी इंश्योरेंस कंपनी क्लेम्स को डिनाई कर देती है कि हमने आपको जी हॉस्पिटलाइजेशन के 24 आवर्स के अंदर क्लेम रजिस्टर करने को बोला था, आपने जी 4-5 दिनों के बाद क्लेम रजिस्टर किया, या सारी ट्रीटमेंट हो गई उसके बाद आप क्लेम रजिस्टर ही करवा रहे हो। तो ऐसे केसेस में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर देती है। या फिर डिस्चार्ज के बाद लेट से इंश्योरेंस कंपनी आपसे कहती है कि 7 डेज के अंदर हमें सारे डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट कर दो, आपने 15 या 20 दिनों के बाद सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करे, तो वहां पे भी आपका क्लेम रिजेक्ट होने के पूरे पूरे चांसेस है। तो टाइमलाइन एडियर ना होने की वजह से बहुत सारे क्लेम्स रिजेक्ट होते हैं। फिफ्थ इंपॉर्टेंट रीजन है सम इंश्योर्ड का एग्जॉस्ट हो जाना। कई बार क्या होता है कि लेट से आपकी पॉलिसी का सम इंश्योर्ड 3 लाख रुपए का है, हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, अब आपको तो पता है आज की डेट में ट्रीटमेंट की कॉस्ट कितनी ज्यादा है, हर एक प्रोसीजर का कॉस्ट ज्यादा है, और लेट से आपके 3 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट हो गया, लेट से आपकी ट्रीटमेंट की टोटल कॉस्ट 4 लाख रुपए या 5 लाख रुपए चली गई, राइट? तो आपकी इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 3 लाख रुपए तक के लिए ही लायबल है, वो भी सब्जेक्ट टू दी पॉलिसी कंडीशन। तो वो आपको 3 लाख रुपए ही पे करेगी, और अगर 3 लाख में से भी कुछ ऐसी चीजें हैं एज पर पॉलिसी कंडीशन जो कि कवर्ड नहीं होती हैं, वो भी डिडक्ट हो जाएंगे। तो वो जो डिडक्शन है वो भी आपके सर पे आएगा, प्लस उसके ऊपर 3 लाख रुपए के ऊपर का जो भी खर्चा है, लेट से 2 लाख आपने एडिशनल इनकर की है, वो भी आपके सर पे आएगा। तो इसको भी लोग एक रिजेक्शन की तरह ही देखते हैं कि भाई मैंने तो 5 लाख रुपए का क्लेम डाला, तो मेरा तो जी 2.5 लाख रुपए ही अप्रूव हो गया है, मेरा क्लेम आधा रिजेक्ट हो गया। तो ये भी रिजेक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट हो जाता है, इसकी वजह से भी क्लेम्स रिजेक्ट हो जाते हैं। वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट रीजंस इसके अंदर भी क्या है, फॉर एग्जांपल कई बार क्या होता है कि लेट से आपकी पॉलिसी के अंदर जो पर डे रूम रेंट है वो 5,000 रुपए तक कवर्ड है, कि पर डे मैक्सिमम 5,000 रुपए तक आप पॉलिसी के अंदर क्लेम कर सकते हो, और आपने 5,000 की जगह थोड़ा बेटर वाला लेट से 10,000 रुपए वाला रूम ले लिया, तो वो जो एडिशनल 5,000 रुपीज हैं वो तो आपके सर पे ही आएंगे। इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ 5,000 के हिसाब से ही आपको सेटल करके देगी क्लेम। इनके अलावा भी कुछ और छोटे मोटे रीजंस हैं, बट ये 5 वन ऑफ द मेन रीजंस हैं और सबसे प्रैक्टिकल रीजंस हैं जिनकी वजह से क्लेम्स रिजेक्ट होते हैं। पर इनसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो देखिए, आपके क्लेम के रिजेक्ट होने के चांसेस 99% तक कम हो जाते हैं अगर आप कुछ चीजों का ध्यान रखें या अगर आप कुछ गलतियां अवॉइड करें। आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला ये है कि जब भी आप इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करें तो इन 3 एस्पेक्ट्स को डिटेल में समझें। आपकी पॉलिसी के कवरेजेस, कि आपकी पॉलिसी में क्या क्या कवर्ड है, आपके पॉलिसी के एक्सक्लूजन्स, कि आपकी पॉलिसी के अंदर क्या क्या नहीं कवर्ड है, और बाकी के टर्म्स एंड कंडीशंस। अगर पॉलिसी परचेज करते टाइम ये सारी चीजें बहुत ही ब्रीफ में दी गई हैं तो इनको ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें, बल्कि डिटेल में समझने की जरूरत है। आप उस पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पे जाके इस पर्टिकुलर इंश्योरेंस प्रोडक्ट का ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, पॉलिसी वर्डिंग डाउनलोड कर सकते हैं, और सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को डिटेल में पढ़िए। थोड़ा टाइम लगेगा 1-2 घंटे का, बट इसको पढ़ के समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। या फिर अगर आप पॉलिसी किसी एजेंट या ब्रोकर के थ्रू खरीद रहे हैं तो उनकी भी आप हेल्प ले सकते हैं इन पॉलिसी की वर्डिंग्स को अरेंज करने के लिए। वो आपको अरेंज करके देंगे, आप उनको डिटेल में पढ़ के समझिए। अगर आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन होता है तो आप उनसे क्लैरिटी ले सकते हैं, या आप इंश्योरेंस कंपनी को फोन करके या ईमेल करके उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन ले सकते हैं। अगर उसके अंदर कोई ऐसा पॉइंट या कोई ऐसी कंडीशन है जो आपको डाउटफुल लग रही है, जिसका आपके हिसाब से मतलब कुछ और है, और आपका इंश्योरेंस एजेंट या इंश्योरेंस कंपनी का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपको कुछ और समझा रहा है, तो आप उसकी अंडरस्टैंडिंग उससे राइटिंग में लीजिए, उसकी ऑफिशियल ईमेल आईडी से, उस कंपनी की ऑफिशियल ईमेल आईडी से, सो दैट क्लेम के टाइम पे आपके पास प्रूफ हो। और ये सारी चीजें मैं आपको बहुत ही प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, डे टू डे लाइफ में ये सारी चीजें चलती हैं, और स्मार्ट लोग ऐसे ही नेगोशिएट करते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के साथ। साथ में अगर आपके इंश्योरेंस प्लान के अंदर कोई स्पेसिफिक कवरेज नहीं है जो आप चाहते हैं, तो आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी या एजेंट को रिक्वेस्ट या नेगोशिएट कर सकते हैं उनके साथ उस कवरेज को ऐड करने के लिए। या अगर उसके अंदर कोई एक्सक्लूजन या वारंटी है जो आप नहीं चाहते हैं कि उसकी पॉलिसी के अंदर लगे, और वो स्टैंडर्ड वारंटी का एक पार्ट नहीं है, तो आप उनसे ये भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर वारंटी को रिमूव कर दें। ऐसे नेगोशिएशंस आप इजीली इंश्योरेंस कंपनीज के साथ कर सकते हैं, और नॉर्मली आपके प्रीमियम पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता, यानी आपका प्रीमियम इसकी वजह से नहीं बढ़ता है। तो अगर आप अपनी पॉलिसी के सारे कवरेजेस, सारे एक्सक्लूजन, सारे टर्म्स को अच्छे से समझ के पॉलिसी लेंगे तो आप ऐसी गलतियां करने से बचेंगे जिससे आपको पॉलिसी के अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, और आपके क्लेम रिजेक्शन के चांसेस कंसिडरेबली कम हो जाएंगे। दूसरा,
जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लेते हो तो जैसे मैंने बताया कि आपसे एक फॉर्म भरवाया जाता है जिसके अंदर आपको खुद से रिलेटेड या जो भी इंश्योर्ड मेंबर्स हैं उनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी होती है। उसमें आप भले टाइम ले लो, बट उसके अंदर जो भी डिटेल्स हैं वो प्रॉपर और एक्यूरेट भर के इंश्योरेंस कंपनी को दीजिए। उसके बाद हो सकता है उनके एंड से कोई क्वेरी है किसी चीज के लिए, वो आपकी पास्ट रिपोर्ट्स वगैरह मांगे, वो सारी चीजें आप उनको प्रोवाइड करवाइए, सो दैट आपका जो इंश्योरेंस का केस है वो वाटर टाइट केस हो। कल की डेट में इंश्योरेंस कंपनी के पास कोई भी ग्राउंड ना हो आपका केस इस बात पे रिजेक्ट करने के लिए कि आपने सारी इन्फॉर्मेशन प्रॉपरली फर्निश नहीं करी। कोई भी इन्फॉर्मेशन इस पर्पस के लिए छुपाने का कोई फायदा नहीं है कि मेरी इंश्योरेंस कंपनी को ये पता लग जाएगा मेरी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में, तो हो सकता है वो मुझे कवर ना करें या मेरा इंश्योरेंस प्रीमियम काफी बढ़ जाए। देखिए, थोड़ा सा प्रीमियम बचाने के चक्कर में आपका लाखों का क्लेम सफर कर सकता है, तो इस चीज में जरा भी चांस ना लें, सारी इन्फॉर्मेशन करेक्टली बताइए। तीसरी चीज है डॉक्यूमेंटेशन की। अब पहले कैशलेस की बात करेंगे। देखिए, नॉर्मली क्या होता है कैशलेस के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, डॉक्यूमेंटेशन का जो फ्लो होता है वो डायरेक्टली हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनीज के बीच में हो जाता है, तो नॉर्मली उसमें आपको इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। हाँ, कोई ऐसा प्रोसीजर है जो आपकी पॉलिसी कवर नहीं करती है, तो वो आपका हॉस्पिटल आपको पहले ही इन्फॉर्म कर देगा कि ये चीजें कवर्ड नहीं है, ये आपको खुद बेयर करनी पड़ेगी, और आप जब उस चीज के लिए ओके बोलोगे तो ही वो लोग प्रोसीड करते हैं। नॉर्मली प्रोसीजर यही होता है। हाँ, कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती हैं जहां पे हॉस्पिटल इंश्योरेंस कंपनी का जो टीपीए नेटवर्क होता है वहां पे अप्लाई करे अप्रूवल के लिए, और टीपीए नॉर्मली क्या होता है कि वो आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे के अंदर अप्रूवल दे देते हैं वो लोग पॉलिसी चेक करके। बट लेट से कई केसेस में ऐसा होता है कि अप्रूवल नहीं आ रहा है, तो वहां पे क्या होता है, आप अपने हॉस्पिटल से बात करके टीपीए से डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं और आप उनको केस की सीवियरिटी समझा के उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसको जल्दी से अप्रूव करा दें। भाई देखिए, उनके लिए तो नॉर्मल डे टू डे प्रोसेस है, उनके पास दिन के ऐसे 100-200 केसेस जाते हैं, तो उनके लिए सारे केसेस बराबर हैं। कई केसेस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कई केसेस नहीं होते हैं, बट ये है कि अगर आप इसमें थोड़े से एफर्ट डाल के पर्सनली इन्वॉल्व हो जाओगे या आपकी फैमिली से कोई और इन्वॉल्व हो जाएगा तो आपका काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा। और लेट से वहां पे अगर उनको कोई क्लैरिफिकेशन वगैरह चाहिए कि आपके डॉक्यूमेंट में कोई चीज इनकम्प्लीट है, या हॉस्पिटल ने कोई डॉक्यूमेंट उनको भेजा है उसमें कोई चीज उनको ऐसी दिख रही है जो कि पॉलिसी टर्म्स के हिसाब से नहीं है, उनको वहां पे क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो वो फटाफट आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आप हॉस्पिटल में अपने डॉक्टर से या अपने जो जो हॉस्पिटल की डेस्क होती है उनसे बात करके जो भी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो फटाफट उनको आप अरेंज करवा के दे दोगे, तो आपका क्लेम निकल जाएगा वहां पे। ऐसे केसेस में क्या होता है कि कई बार लोग इस चीज का ध्यान ही नहीं देते, उनके पास रिस्पॉन्स जाता नहीं है, हॉस्पिटल वाले बॉदर करते नहीं है, और वो क्लेम रिजेक्ट होता है, बिकॉज एंड ऑफ द डे अल्टीमेटली हॉस्पिटल को तो पैसे मिल ही जाएंगे, इंश्योरेंस कंपनी नहीं पे करेगी तो आप पे कर दोगे, तो वो उनके लिए इतनी बड़ी हेडेक नहीं होती है। बट ये है कि आप थोड़ा सा पर्सनल एफर्ट डाल के इसमें इन्वॉल्व हो जाओगे तो आपका क्लेम रिजेक्ट होने का चांस बहुत कम हो जाएगा। दूसरी चीज ये है कि अगर रीइंबर्समेंट की हम इसमें बात करें तो रीइंबर्समेंट के केस में इस चीज का ध्यान रखें कि आप डिस्चार्ज के टाइम सारी चीजें डिस्चार्ज समरी के साथ जो भी आपके ट्रीटमेंट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं उनको प्रॉपरली अरेंज करें, एक फाइल कंपाइल करके रखें। सारे डॉक्यूमेंट्स की जो इंश्योरेंस कंपनी भी आपके पास रिक्वायरमेंट रेस करती है, आप हॉस्पिटल छोड़ने से पहले आइडली उन सबकी लिस्ट बना के उन सबको चेक कर लें कि सारे डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं। अगर टाइम अलाउ करता है तो आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी को भेज के एक बार उससे चेक करवा लें, सो दैट उसमें अगर कोई भी कमी हो तो आप देन एंड देयर वो डॉक्यूमेंट अरेंज कर लें। अगर आप घर भी चले जाते हो तो भी इंश्योरेंस कंपनी अगर उसमें कोई क्वेरी लगाती है, कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगती है, तो आप कोशिश करें कि फटाफट आप अपने हॉस्पिटल जाके अपने डॉक्टर से मिलके या अपने हॉस्पिटल से बात करके वो डॉक्यूमेंट अरेंज करवा के इंश्योरेंस कंपनी को दे दें। कई बार लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं, इंश्योरेंस कंपनी के पास इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंटेशन होते हैं और क्लेम वहां इंश्योरेंस कंपनी डिडक्ट कर लेती है या रिजेक्ट कर देती है। तो इस चीज का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके क्लेम के रिजेक्ट होने का चांस बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। चौथा, जैसे मैंने बताया, टाइमिंग का ध्यान रखने की जरूरत है। क्लेम अगर रजिस्टर करना है रीइंबर्समेंट मोड में तो प्लीज कोशिश कीजिए कि अगर टाइम अलाउ करता है तो हॉस्पिटलाइजेशन से पहले ही क्लेम रजिस्टर करवा के क्लेम नंबर वगैरह ले लीजिए, और अगर हॉस्पिटलाइजेशन करना इमरजेंसी में पड़ जाता है तो कोशिश करें कि 24 से 48 घंटे के अंदर क्लेम को रजिस्टर करवा दीजिए। 24 घंटे में करवा देंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। वो एक बार आप अपना पॉलिसी डॉक्यूमेंट पढ़ लेना कि उसमें क्या कंडीशन लिखी हुई है। नॉर्मली अगर जो स्टिपुलेटेड टाइम होता है उससे एक आधे दिन का डिले होता है तो नॉर्मली उतना इंश्योरेंस कंपनीज कंसिडर कर लेती हैं। वो आप उनसे बात करके बता सकते हो कि भाई ठीक है, मेडिकल इमरजेंसी थी, इतना किसी का दिमाग नहीं चला उस टाइम, हर कोई फैमिली के वेलबींग के बारे में सोच रहा था, तो उतनी कंसिडरेशन हो जाती है। बट हाँ, उसमें बहुत ज्यादा डिले ना हो। आइडली आप कोशिश करें कि आप जितना टाइमलाइन से एडहियर कर सकते हैं वो करें। इसी तरह से पेशेंट के डिस्चार्ज होने के बाद आप जो भी डॉक्यूमेंट है जो आपके पॉलिसी के अंदर स्टिपुलेटेड टाइमलाइन है उसके अंदर आप इंश्योरेंस कंपनी को जाके सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दें। अगर मेल से करना है मेल से कर दीजिए, फिजिकल डॉक्यूमेंट सबमिट करने ओरिजिनल में तो फिजिकल कर दीजिए। बट ये है कि टाइमलाइन को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो दैट आपका कोई भी क्लेम टाइमलाइन की वजह से रिजेक्ट ना हो। पांचवा ये है
कि सम इंश्योर्ड एडिक्वेसी का ध्यान रखें। देखिए नॉर्मली अगर आपका बजट नहीं अलाउ करता है, आपको इंश्योरेंस आइडियली आपके अपने बजट के हिसाब से लेना चाहिए। अगर आपका बजट ज्यादा नहीं अलाउ कर रहा है तो आइडियली आप कोशिश कीजिए कि 2 या 3 लाख रुपए का एक इंश्योरेंस प्लान लेके रखें खुद के लिए, या अपनी पूरी फैमिली को उसमें कवर करवा के रखें। मतलब जैसा भी आपका बजट सूट करे, आइडियली आपकी पूरी फैमिली कवर्ड होनी चाहिए उसके अंदर। और साल दर साल जैसे जैसे आपका बजट इंप्रूव हो, आप उस सम इंश्योर्ड लिमिट को बढ़ाते जाएं। साथ में आप ये भी कर सकते हैं कि 2 प्लान ले सकते हैं। एक आपका बेस प्लान हो गया, लेट से आपने 3 लाख रुपए का एक बेस प्लान ले लिया, राइट। फिर उसके ऊपर आपने एक टॉपअप प्लान ले लिया। टॉपअप प्लान लेट से आपने अनदर 3 लाख रुपए का ले लिया, तो आपका बेस प्लान 3 लाख रुपए का हो गया और दूसरा प्लान हो गया आपका 3 लाख रुपए का टॉपअप प्लान। टॉपअप प्लान बहुत ही सस्ता आता है। नॉर्मली जितने प्रीमियम की आपकी बेस पॉलिसी होती है उसका सिर्फ 10 to 20% चार्ज किया जाता है टॉपअप प्लान के अंदर, और आपको एक एडिशनल सम इंश्योर्ड मिल जाता है। बस कंडीशन ये होती है कि टॉपअप प्लान आप तभी क्लेम कर सकते हो जब आपका बेस प्लान का सम इंश्योर्ड एग्जॉस्ट हो जाए। तो टॉपअप प्लान के अंदर आपकी एक डिडक्टेबल लिमिट लगी होती है, जितना आपके बेस पॉलिसी का सम इंश्योर्ड होता है वो टॉपअप प्लान के अंदर डिडक्टेबल होता है। यानी बेस पॉलिसी का जब 3 लाख रुपए एग्जॉस्ट हो जाएगा तो आपकी टॉपअप पॉलिसी फिर ट्रिगर करेगी, फिर आप उस पॉलिसी को प्रेजेंट करके उसके अंदर क्लेम ले सकते हो जो भी एडिशनल अमाउंट है। तो उससे क्या होगा कि आपकी सम इंश्योर्ड की एडिक्वेसी काफी हद तक बनी रहती है। सम इंश्योर्ड इनसफिशिएंट होने की वजह से क्लेम रिजेक्ट नहीं होते हैं। और कोशिश ये करें कि जो टॉपअप प्लान है वो आप सेम इंश्योरेंस कंपनी से लें जिसने आपको बेस प्लान ऑफर किया है। तो अगर आप ये सारी चीजें फॉलो करेंगे तो आपके जो क्लेम के रिजेक्शन के चांसेस हैं वो करीब करीब 99% तक कम हो जाएंगे। हाँ, अगर इसके बाद भी आप अपने क्लेम रिजेक्शन से डिससैटिस्फाइड हैं तो आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी की ग्रीवियंस सेल को कांटेक्ट कर सकते हैं और उनको सारा केस बता सकते हैं। ईमेल के थ्रू या फोन के थ्रू आप उनको अप्रोच कर सकते हैं और सारा केस वहां पे समझा सकते हैं। नॉर्मली वो लोग क्या करते हैं कि केस को रिविजिट करते हैं, दोबारा से रिव्यू करते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि वो रिव्यू के टाइम उनको पता लगता है कि भाई उनके एंड से कोई गलती हुई थी तो आपका क्लेम अप्रूव हो जाता है। बट हाँ, अगर वहां पे भी आपको कोई हेल्प नहीं मिलती है तो आप ये कर सकते हो कि जो इंश्योरेंस की रेगुलेटरी अथॉरिटी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बॉडी है IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आप उनको अप्रोच कर सकते हो। उनकी एक ग्रीवियंस सेल है, वहां पे आप अप्रोच करके अपनी सारे केस की हिस्ट्री बता के आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हो, और वो लोग फिर डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी को इस चीज के लिए डायरेक्ट कर सकते हैं कि केस चेक करें। अगर आपका केस जेन्युइन आता है, उनके एंड से कोई गलती होती है, जानबूझ के इंश्योरेंस कंपनी ने आपका क्लेम डिनाई किया होता है डिस्पाइट योर क्लेम बीइंग एक्यूरेटली फॉलोइंग अंडर द पॉलिसी कंडीशंस, उसके बाद भी अगर इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट करती है तो वहां पे IRDAI आपका क्लेम अप्रूव करवाती है उनसे। और फिर भी अगर आपको वहां से भी रिलीफ नहीं मिलता है तो आप ऑफ कोर्स कंज्यूमर कोर्ट या कोर्ट वगैरह में अप्रोच कर सकते हो। ये IRDAI का जो ग्रीवियंस सेल है उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, तो जस्ट इन केस अगर आपको जरूरत हो कंप्लेंट वगैरह करने के लिए तो आप उसको यूज कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और बहुत सारी जानकारी मिली होगी, और ये समझ आया होगा कि हेल्थ इंश्योरेंस आपके पर्सनल फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें सो दैट आप हमारे फ्यूचर के नोटिफिकेशंस को मिस ना करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीक आपसे एक नई वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो स्क्रीन पे दिख रही हमारी दूसरी वीडियो भी जरूर पसंद आएगी, जरूर चेक करें। बाय बाय, जय हिंद।